हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किए थे और एक दो क्वेश्चन देखे थे, लेकिन आज के पार्ट में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों से पार्ट 1 मिस हो गया है उनके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके पार्ट 1 को देख सकते हैं। जो रेशियो प्रोपोर्शन का जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, ये क्वेश्चन पीएसयू में बार बार आते हैं। जो भी पब्लिक सेक्टर का पेपर देने जाओगे उसमें आते हैं। गेट में आने का थोड़ा सा कम चांस है, लेकिन एक दो क्वेश्चन है जो गेट में आ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पीएसयू के लिए के फेवरेट है। मैं वही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन था, लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, तो बहुत लोगों ने आंसर निकाल लिया था और कमेंट करके बताया था आंसर बिल्कुल सही निकाले थे आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैंने लिया वाइजाग स्टील प्लांट से 2015 में क्वेश्चन आया था। और देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऐसा टॉपिक है जो हर साल पीएसयूज़ में 4 to 5 क्वेश्चन रहते हैं, याद रखना। 4 to 5 क्वेश्चन जब भी कोई भी आप पब्लिक सेक्टर का पेपर देने जाते हो, अगर उसमें क्वांट है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड 4 या 5 क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, और वो बहुत ही आसान होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। आज मैंने जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, या फिर ऐसा मुझे लगा कि ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं और इसमें देखेंगे इसमें क्वेश्चन में और क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। तो क्या बोला, m/n दिया हुआ है, m और n का रेशियो दिया है 3:2 का, और आपसे पूछा है 4m + 5n डिवाइडेड बाई 4m - 5n की वैल्यू आपसे पूछा गया है। अब एक बात बताओ, फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैं आपको, ये केवल अगर ये केवल दिया हुआ है तो इसको देख के हम केवल ये बता सकते हैं कि m और n का ऐसी वैल्यू जिसका रेशियो 3:2 हो। ठीक है, m का एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते, n की एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते। m की एग्जैक्ट वैल्यू तभी पता चलेगा जब n का एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, या फिर n का एग्जैक्ट वैल्यू तब पता चलेगा जब m का एग्जैक्ट वैल्यू दिया हो। यानी लेमन लैंग्वेज में बोलें कि अगर एक पता है तो दूसरा पता चल जाएगा, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं पता है तो हम किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे m जो होगा 3 का मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है, तो मान लेते हैं कि 3x है। उसी तरह n जो होगा 2x के फॉर्म में मान सकते हैं हम लोग। x की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, देखो x की वैल्यू कुछ भी लोगे तो m और n का रेशियो क्या आएगा, हमेशा 3:2 आएगा। तो हम लोग m की वैल्यू 3x मान लिया, n की वैल्यू 2x मान लिया। अब जो पूछा गया उसको मैं क्या करेंगे, हम लोग m और n की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो, जब यहाँ पे m और n की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4m की वैल्यू क्या है, 3x है, तो 3x + 5, n की वैल्यू कितनी है, 2x है, तो 2x कर लिया। फिर नीचे डिवाइड करेंगे 4m, m की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इंटू 3x हो गया। फिर यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस है तो अब उसके बाद 5 है और x और n की वैल्यू क्या है, 2x है, तो यहाँ पे 2x कर लिए हम लोग। इसके वजह से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो तो x यहाँ भी है। ये दोनों अलग अलग टर्म है, याद रखना है। 2 टर्म का सम है, ऊपर भी नीचे भी 2 टर्म का सम है, और ऊपर दोनों जगह x है तो x कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली नीचे 2 टर्म है, दोनों में x कॉमन है। देखो, इसमें एक x कॉमन है, इसमें एक x कॉमन है, इसमें एक x कॉमन है, इसमें एक x कॉमन है। तो ऊपर से x बाहर निकलेगा, एक नीचे से बाहर निकलेगा x, और क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12 + 10 डिवाइडेड बाई 12 - 10। तो ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2 = क्या आ जाएगा, 11/1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11:1 का रेशियो इसका आंसर होता है। इसका आंसर हो जाएगा 11:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया है इसको बोलते हैं पैदल चलने वाला मेथड। क्या बोलते हैं, पैदल चलने वाला मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसी तरह, अगर देखो नॉर्मली आपको क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, और मैं आपको हमेशा यही बोलूँगा कि जब अब आप गेट और पब्लिक सेक्टर की तैयारी करते हैं तो आपको इसी मेथड से जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम इनफ होता है और गलत होने का चांस नहीं होता। देखो, शॉर्टकट अगर आप याद करोगे ना तो शॉर्टकट काम आएगा, लेकिन कई जगह शॉर्टकट फेल हो जाता है। जैसे मान लो, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टकट क्या होगा। ठीक है, तो ये मेथड 1 हो गया, जो कि एकदम बेसिक मेथड है। इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन मेथड 2, जो लोग एसएससी बैंक का तैयारी करते होंगे वो लोग मेथड 2 को याद रखते होंगे, कैसे मेथड 2 से सॉल्व करना। लेकिन मेथड 2 हर जगह काम नहीं करता है, और वो कहाँ नहीं काम करेगा मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। ठीक है, तो देखो मेथड 2 में क्या करना है कि m और n का रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो और निकालना आपको क्या है, 4m + 5n 4m - 5n। जैसा हम इसको देखें तो हमको पता है कि यहाँ अगर मान लो m को 3x मानते हैं, n को 2x मानते हैं, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, तो x तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि m की वैल्यू को हम डायरेक्ट 3 रख लेते हैं और n की वैल्यू को 2 रख लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि देखो m और n का बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको, m और n के सॉल्यूशन क्या होंगे, 3:2 रेशियो दिया हुआ है, तो एक m की वैल्यू 3 होगी तो n की वैल्यू 2 होगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो 6/4, m की वैल्यू 6 हो सकती है तो n की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो m की वैल्यू 9 तो n की वैल्यू 6, तो इसके मल्टीपल सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर m n में से कोई भी एक नहीं दिया हुआ है तो m की वैल्यू इनफाइनाइट पॉसिबल है, n की वैल्यू भी इनफाइनाइट पॉसिबल है। लेकिन हम लोग करना क्या है, इसमें से सबसे छोटे वाले को एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, मान लेते हैं। ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको देखो आपने दिमाग में रखना कि यहाँ पे x हिडन है, x है यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे x जाएगा, यहाँ पे x जाएगा, यहाँ पे x जाएगा, x जाएगा, सब x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो डायरेक्ट हम m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो डायरेक्ट यहाँ रख देंगे, तो m की वैल्यू 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, उसी तरह m की वैल्यू 12 रखेंगे -10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 22 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/1। तो ये देखो वही आंसर आ गया। तो यहाँ पे बस कैलकुलेशन में आपको आसान ये होगा कि यहाँ पे x की वैल्यू बार बार आपको रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको लग रहा था कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, अगर मान लो ये पहला मेथड मैं आपको नहीं बताता तो इसका आंसर सी है ना, सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन आप एज्यूम करो कि मैं ये पहला मेथड आपको नहीं बताता, समझना मेरी बात को, अगर मैं पहला मेथड ये आपको नहीं बताता कि ऐसे करते हैं, डायरेक्ट मेथड 2 बता देता। अगर मान लो आपको एज्यूम करो कि आपको केवल डायरेक्ट मेथड 2 पता है, डायरेक्ट मेथड 2 में क्या आप सोचोगे कि m की वैल्यू 3 रखना है, n की वैल्यू 2 रखना है, इसमें पुट करना है, जो आपका आंसर होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो क्वेश्चन में आपका आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं एक दिखाता हूँ आपको, अब क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो m और n का रेशियो जो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, 3:2 का दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया था आपसे 4m + 5n डिवाइडेड बाई 4m - 5n, और इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे 11/1। क्या किए थे हम लोग इसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, m की वैल्यू 3 पुट किए थे और n की वैल्यू 2 पुट कर दिए थे। ऐसा आपने याद कर लिया कि ऐसे करते हैं, आंसर आ गया। लेकिन मान लो को एग्जाम में आपसे ये पूछ दिया जाए 4m² + 5n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m - 5n, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर आप ऐसे रटे रहोगे कि m की वैल्यू 3 लेना है, n की वैल्यू 2 रखना है, हम पुट करोगे तो यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 स्क्वायर + 5n की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 × 3 - 5 × 2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 और 4 कितना होता है 36, और ये होता है 4 और 5, 4 × 5 कितना होता है 20 डिवाइडेड बाई 36 - 20, सॉरी यहाँ हो जाएगा 12 - 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये बच्चों ये 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 1, तो 28:1 का रेशियो आ जाएगा। लेकिन ये जो है ये गलत है, ये गलत है, ये आंसर गलत है, और एग्जाम में आप ऐसे टिक करके आ जाओगे जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आपने रट लिया है कि m की वैल्यू को 3 रखना है, n की वैल्यू 2 को रखना, और जो भी पूछा रहेगा उसकी वैल्यू निकालो। नहीं, क्यों हम ऐसा रटे क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन में m जो है m का पावर 1 था, n के पावर 1 था, m के पावर 1 था, n के पावर 1 था, जो वेरिएबल यूज किया गया था पॉलिनोमियल उसका जो पावर था कांस्टेंट था। लेकिन इस वाले केस में देखो ऊपर वाले का पावर कितना है 2 है, ऊपर वाले दोनों टर्म के पावर कितने हैं 2 है, नीचे वाले के 1 है। अगर इसमें अगर आप इसको सॉल्व करते, मान लो कि m = 3x लेके और n = 2x, अगर आप इसको बेसिक प्रोसेस तो ये सॉल्व करने का। अब इसको देखो रख के देखो क्या होगा, 4m² का मतलब क्या होगा 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5n² का मतलब 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 × 3x - 5 × 2x, ऐसे हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 36x² + 20x² डिवाइडेड बाई 12x - 10x। अब यहाँ से x² कॉमन होगा, यहाँ से x² कॉमन ले लिया हमने, x² यहाँ पे हो गया 56 और नीचे आ जाएगा 2x। तो देखो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 28x/1, ये आपका रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पर रेशियो तो x का टर्म में आ गया और x हमको पता नहीं है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैन नॉट डिटरमाइंड होगा, कैन नॉट डिटरमाइंड, हम लोग इसकी वैल्यू को डिटरमाइंड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ऐसा चीज़ सबको, ठीक है। पहले वाले में इसमें डिफरेंस समझ में आया कि नहीं। देखो ये जो एक्सप्रेशन जो निकालना था, ये वाला आपको निकालना था, ये आपको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल यूज हुए थे,
ठीक है, सबका पावर सेम था इसलिए यहाँ पे x कैंसिल हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे सबके पावर क्या है, डिफरेंट है, इसके 2 है इसके 2 है नहीं, लेकिन नीचे वाले का 1 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू बच जाएगी। लेकिन अगर मान लो मैं यही क्वेश्चन, ये मैं तो पहला दे दिया, अब एक थोड़ा सा इसमें चेंज कर दूँ, अगर मैं बोलूँ कि 4m² + 5n² डिवाइडेड बाई 4m² - 5n², अगर मैं बोलूँ इसकी वैल्यू क्या होगी, तब इसको आप देख के बोलोगे कि देखो फर्स्ट टर्म का पॉलिनोमियल का पावर कितना है, 2 है, यहाँ भी पावर कितना है, 2 है, इसका भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप m = 3 रख सकते हैं और n = 2 पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मान लो थर्ड में एक और पूछ लूँ आपसे कि 4m³ + 5n² डिवाइडेड बाई 4m² - 6n³ है। ठीक है, ऐसे दे दिया मैं आपको, तो देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में पावर कितना है, 3 है, सेकेंड वाले में 2 है, तो यहाँ पे तो अलग अलग आ गया ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो x यहाँ पे सारा कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कैन नॉट डिटरमाइन होगी, इसकी भी वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम उसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं रेशियो से जिस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसके सारे पावर क्या हो, सेम हो। अगर पावर डिफरेंट आ रहे हैं तो हम लोग कैन नॉट डिटरमाइन बोल सकते हैं, हम लोग उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। आई थिंक सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जैसे यही क्वेश्चन था, हम लोग इसकी वैल्यू हम लोग निकाल पा रहे थे क्योंकि m और n का पावर क्या था, सेम था। ठीक है, इसी में हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो बच्चों मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, m के पावर 4 कर दूँ और प्लस 5n के पावर 4 कर दूँ और डिवाइडेड बाई 4m² कर दूँ प्लस -5n² कर दूँ, तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर कि कैन नॉट फाइंड मतलब कैन नॉट डिटरमाइन बोल दोगे आप डायरेक्ट। क्यों बोलोगे, क्योंकि इसका पावर 4 इसका पावर 4, तो यहाँ पे ऊपर x के पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे जो बाहर निकल के आएगा x के पावर 4 आएगा और यहाँ पे x की स्क्वायर आएगा, तो जो भी आंसर आएगा उसमें x² तो बच जाएगा ना, और x की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो ये कैन नॉट डिटरमाइन होगा। लेकिन इसी में मैं अगर चेंज कर दूँ 4m के पावर 4 प्लस 5n के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4m के पावर 4 माइनस 5n के पावर 4, अगर मैं इसको बोल दूं तो आप बोलोगे कि सर इसकी वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ऊपर भी x के पावर 4 आएगा कॉमन और नीचे भी क्या आएगा, x के पावर 4 आएगा, और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे x के पावर, तो डायरेक्ट हम लोग इसमें m की वैल्यू 3 रख सकते हैं और n की वैल्यू 2 रखेंगे, और जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो याद रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में वेरिएशन दे के आपसे पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा इसी के कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, AAI में आया था, ये 2017 बैच में आया था, ये 2017 में लास्ट टाइम इसका एग्जाम हुआ था, तो उसमें आया था। ये दिया था XY के रेशियो दिया था और YZ का रेशियो दिया था, और पूछा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 2 रेशियो दे के आपकी इसकी वैल्यू पूछा था, तो देखो हम लोग पहले लिखते हैं x/y = 3/4, फिर y/z = 3/4, और आपसे पूछा x + y + z डिवाइडेड बाई 3z। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, ऊपर देखो, ऊपर यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अब फाइंड किया जा सकता है। अब आपको x y z की वैल्यू को पुट करना है, तो देखो फर्स्ट वाले रेशियो को अगर हम लोग एनालिसिस करें तो फर्स्ट वाले में x कितना है, 3 यूनिट है, y कितना है, 4 यूनिट है। सेकेंड वाले रेशियो में y कितना है, 3 यूनिट है, और z कितना है, 4 यूनिट है। तो देखो फर्स्ट वाले से x और y में केवल रिलेशन पता चल रहा है, और सेकेंड वाले में y और z में रिलेशन पता चल रहा है, लेकिन x और z में हमको रिलेशन पता नहीं है। तो जब तक x और z में रिलेशन पता नहीं रहेगा तब तक इसकी वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमको यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा x y z कितना होगा। जब यहाँ पे निकलेगा x की कितनी यूनिट होगी, y की कितनी यूनिट होगी, z की कितनी यूनिट होगी। देखो ये जो x 3 यूनिट दिया है ना, ये y के रिस्पेक्ट में दिया है, यहाँ पे y 3 यूनिट दिया है, ये z के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, और लेकिन x और z में हम रिलेशन नहीं निकाल सकते, उसके लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा x y z का रेशियो। ठीक है, बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, ये रेशियो देखेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, y की वैल्यू 4 पुट करेंगे, और z की वैल्यू यहाँ से 4 ले लेंगे, और डिवाइडेड बाई 3, और 3z की वैल्यू 4, इसको सॉल्व करेंगे, जो ऑप्शन आएगा वो टिक कर देंगे। लेकिन ये गलत मेथड है ना, आप यहाँ पे x की वैल्यू 3 यूनिट है मान लिया मैं, लेकिन ये y के रिस्पेक्ट में है,
यहाँ पे y4 है, लेकिन यहाँ पे y3 है तब z की वैल्यू 4 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह y सेम करना पड़ेगा, तब हम x और z का रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये दो रेशियो को कंबाइन करना है आपको। पहले क्या करना है, कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है। तो पहले पार्ट में बताया था मैं कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। ज्वाइन करने का तरीका क्या था कि जो दोनों में कॉमन है उसको क्या करना है, दोनों में इक्वल करना है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों को इक्वल करना है। तो 3 का इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 में इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ एक्स वाई, यहाँ पे 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। उसी तरह इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 16। अब यहाँ पे y दोनों में सेम हो गया, तो यहाँ पे x और y और z की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो x और y z की वैल्यू निकालेंगे तो x 9 यूनिट आएगा और y कितना आ रहा है, 12 यूनिट आ रहा है। अब z जो है 16 यूनिट होगा। अब देखो x और z मेरे यहाँ पर रिलेशन निकल गया कि x 9 यूनिट होगा तो z क्या होगा, 16 यूनिट होगा। क्यों, क्योंकि y दोनों जगह क्या है, सेम है। यहाँ पे x y के रिस्पेक्ट में दिया है, यहाँ पे z y के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो जब दोनों जगह y सेम है तो x और z में भी तो रिलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यही तो स्टेबलाइज हुआ है यहाँ पे, तो ये निकल गया। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट कि जो x की वैल्यू है 9 यूनिट होगी, y की वैल्यू क्या होगी, 12 यूनिट होगी, z की वैल्यू 16 यूनिट होगी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई वेरिएबल ना यूज करके, क्योंकि वेरिएबल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे सबका पावर क्या है, कांस्टेंट है। तो जो भी अगर वेरिएबल मानोगे वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू को 9, y की वैल्यू को 12 और z की वैल्यू को 16 इसमें पुट कर देंगे। और किस में पुट करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3z में, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट मान लो कि मैंने m का मल्टीप्लाई कर दिया, m सब में m का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पता है कि सब जगह m है, तो यहाँ m सब आएगा, यहाँ भी m आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमको m पुट करने की जरूरत नहीं था। तो यहाँ पे 9 + 12 + 16 डिवाइडेड बाई 2z है। 2z का मतलब क्या, 2 × z, z की वैल्यू कितनी है, 16 है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8, 8 और 8 16, 17 के 7 और 2 8 3, 37 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 32। तो आपका आंसर आ जाएगा हाँ, ये आपका सॉरी यहाँ पे 3 था, तो 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 37/48। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको बस इस चीज़ में गलती, मैं ये क्वेश्चन इसीलिए डाला हूँ कि यहाँ पे गलती क्या होता है बच्चों, जैसे आप ये रेशियो देखते हो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हो, ठीक है। क्योंकि सारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, पावर 1 है, तो आप सोचोगे जो भी वेरिएबल मानेंगे अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है बच्चों, एग्जाम में ये गलती हो जाता है। सबसे पहले आपको इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, फिर x और z में रिलेशन निकलेगा आपका। तो हमने कंबाइन किया, उस यूनिट की वैल्यू को इसमें पुट किया, तो हमारा आंसर है डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन PSU का फेवरेट है। आप कोई भी पब्लिक सेक्टर का पेपर देने जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ये क्वेश्चन दिख जाएगा, या फिर इसी कॉन्सेप्ट यूज करके कुछ और भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और ऐसे क्वेश्चन अगर आप फ्यूचर में एग्जाम में आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं 3rd टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अभी 2 टाइप का क्वेश्चन कर लिए, 3rd टाइप का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अभी एग्जाम में नया पैटर्न में 2-3 सालों से एग्जाम में दिख रहा है, और मैं 100% श्योर हूँ कि पब्लिक सेक्टर या गेट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टार लगा लेंगे आप लोग, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इफ़ 3a = 2b = 4c देन फाइंड a/b/c। आपको ये क्वेश्चन दे देगा कि ए और बी में ऐसे रिलेशन देके पूछेगा फाइंड ABC। ये आजकल क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है, PSU या गेट में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, आपको ये दे के आपसे पूछा गया इन तीनों का रेशियो निकालो। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब ये तीनों आपस में इक्वल है तो किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे। तो मान लिया मैंने कोई कांस्टेंट k है, तो कांस्टेंट k के बराबर कर लिया, तीनों जब बराबर है आपस में। तो अब यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको और एक के कांस्टेंट को एक साथ लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी k/3। उसी तरह b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, b और k को एक साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, k/2। उसी तरह c की वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा, k/4। ऐसे आ गया ABC। क्लियर आपको यहाँ तक। अब देखो, अब यहाँ से ABC का रेशियो निकालना, तो a/b/c निकालेंगे, और क्या हो जाएगा, k/3, k/2 और यहाँ पे हो जाएगा k/4। ये आ गया आपको। अब देखो, तीनों जगह जो कांस्टेंट है उसको हटा सकते हैं रेशियो से, जिसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3, 1/2, 1/4।
ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैं बता चुका हूँ कि आपको एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि तीनों इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। अब वो नंबर कैसे पता करेंगे, तो ये तीनों जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों के तीनों इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एलसीएम आप 2, 3, 4 लेना है, तो 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 होता है, यानी कि यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। जब इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इन 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3। तो इसका जो हमारा रेशियो आ जाएगा A रेशियो B/C का जो रेशियो की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 4, 6, 3 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो एक बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। अगर इतना आप नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 बता देता हूँ, डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं इसको। ठीक है, वैसे ये प्रोसेस है। अगर यही क्वेश्चन ऑप्शन दिया रहता तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आप ऑप्शन से टिक कर सकते थे। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ऑप्शन दिया रहेगा तो बिना पेपर वर्क किए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मेथड 2 में देखो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि 3A 2B = 4C, हम ऐसे लिखे हैं। अब ये किसी कांस्टेंट के बराबर होगा तो हम लोग काम करते हैं, डायरेक्ट वो ऐसा कांस्टेंट ले लेते हैं कि ना मान के कोई नंबर मानते हैं। वो नंबर क्या मानेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ जो ABC के कोएफिशिएंट होंगे उनका एलसीएम ले लेंगे। 3, 2, 4, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे AB का रेशियो डायरेक्ट लिख लेंगे। जब हमको कांस्टेंट पता चल गया तो A की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पेपर वर्क नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे के का इन्वॉल्वमेंट नहीं करोगे, आप डायरेक्ट के की वैल्यू क्या करोगे, नंबर में कन्वर्ट कर लोगे। तो ये मेथड 2 हो गया। ठीक है, ये तो एक बेसिक मेथड आपको सिखा दिया, लेकिन इसी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होता तो इन दोनों को भी करने की जरूरत नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होता कि क्या होगा, तो इन दोनों को करने की जरूरत नहीं था। अब एग्जाम में क्या होता है बच्चों, पब्लिक सेक्टर में ये क्वेश्चन ऐसे देके आपको ऑप्शन देगा, तो आपको इन दोनों को करने की जरूरत नहीं था। अब डायरेक्ट बिना किए ही आप टिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें बस ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब ऑप्शन दिया रहेगा तो ABC का रेशियो पूछा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप खुद सोचो कि आपके सामने क्या दिया हुआ, 6A 4B और 9C दिया हुआ है। आप केवल इन दोनों को कंसीडर करो, AB का रेशियो निकाल लो। तो 6A = 4B, तो यहाँ पे A/B कितना हो जाएगा, 2/3। ये मैं आपको लिख रहा हूँ ताकि आप समझ में आए आपको। आप जब इसको मेंटली करोगे तो आपको सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो भी हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है, उसमें AB का रेशियो क्या आना चाहिए, 2, 3 आना चाहिए। तो देखो जो रेशियो दिया है उसमें पहले A लिखा है, फिर B लिखा है, C लिखा है। ध्यान रखना, कई बार CBA पूछ देता है तो आप कन्फ्यूजन मत हो जाना। पहला वाला क्या होगा, A को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड वाला B को, थर्ड वाला C को। तो हमको AB का देखना है, तो पहले दोनों में हमको इसमें देखना है कि इन दोनों का रेशियो 2, 3 आ रहा है क्या। तो इन दोनों का रेशियो 2, 3 नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, आंसर हो ही नहीं सकता है। इसका अगर निकालेंगे तो इसका निकालेंगे तो ये भी 9:4 रेशियो आएगा, ये 2, 3 कभी आ ही नहीं सकता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसी तरह इसका निकालेंगे तो यहाँ पे 2, 3, यस 2, 3 ये भी नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, AB यही है, तो AB का इनका रेशियो निकालेंगे तो 6 और 9 का रेशियो जो आता है 2, 3 आता है। इसका मतलब D आंसर हो जाएगा। D इज़ द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको ऐसे अप्रोच करना है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर C ऑप्शन और D ऑप्शन दोनों जगह मान लो कि रेशियो आपका 2:3 आता तो हम लोग क्या करते, उस केस में क्या करते बच्चों, B और C के बीच का रेशियो निकाल लेते। तो यहाँ से B और C का जब रेशियो निकालोगे बच्चों तो ये 9/4 आ गया। अब इन C और D में हम लोग चेक करते कि B और C का जो रेशियो 9/4 आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट उसको टिक कर लेते। ठीक है, ये एक स्टेप में आंसर आ गया। अगर 2 ऑप्शन मैच करता तो 2 स्टेप में आंसर आता, लेकिन आपका आंसर 100% आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर ऑप्शन फॉर्म में दिए रहेंगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये PSUs का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना। आने वाले दिनों में PSU का पेपर देने जाओगे तो अगर क्वेश्चन रेशियो का आएगा तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तभी हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम PSU में बहुत बार मैं देखा हूँ, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। इफ़ A + B रेशियो 1/C रेशियो, आपसे ये फाइंड करने के लिए आपसे बोल दिया गया। तो आप बोलोगे सर इसको अगर हम फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट वाले को फाइंड कर लेंगे तो सेकेंड वाले को भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना है। इस पर भी स्टार लगाना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं। तो इस रेशियो का मतलब क्या समझ रहे हो आप,
A प्लस बी दिया है, रेशियो B प्लस सी दिया है, C प्लस ए दिया है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि A प्लस बी अगर दोनों एक साथ मिलेंगे तो वो कितना यूनिट बनाएंगे, 5 यूनिट। उसी तरह B और C एक साथ मिलेंगे तो कितना बनाएंगे, 7 यूनिट। C प्लस ए मिल के बनाए कितना बना रहे हैं, 6 यूनिट। ठीक है, अब देखो ध्यान समझना, इस चीज़ को मैं एक एक लाइन लिख के बता रहा हूँ, आपको आगे चल के इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे। ठीक है, 5 यूनिट है। उसी तरह B प्लस सी कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। ध्यान देना इस चीज़ को। अगर मैं बोलूँ कि C प्लस ए तो ये कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। आप ऐसा बोल दोगे। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों का अगर हम सम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C। और जब इन तीनों का सम किए तो ये किसके यूनिट के बराबर, कितने यूनिट के बराबर हो जाएगा, A प्लस बी 5 यूनिट है, B प्लस सी 7 यूनिट है, C प्लस ए 6 यूनिट है। तीनों को जब सम कर दिए तो इधर वाली तीनों यूनिट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 18 यूनिट के बराबर हो जाएंगे। ध्यान से समझना। अब मैं बोलूँ यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो A प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन ले लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 यूनिट के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये 9, 2 यहाँ से कॉमन लेके इसको डिवाइड करते। A प्लस बी कितना है, 9 यूनिट है। जब A प्लस बी 9 यूनिट है बच्चों, तो ध्यान से एक बात समझो आप मेरी। जब हमको पता चल गया कि A प्लस बी प्लस सी 9 यूनिट है और A प्लस बी हमको पहले से पता है, यहाँ पर हमको ये भी पता है कि A प्लस बी जो है 5 यूनिट है। ठीक है, तो क्या इन दोनों को यूज करके आप C नहीं निकाल सकते क्या। तो जब इन दोनों को यूज करके निकालोगे C तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे A प्लस बी की वैल्यू 5 रख दोगे तो 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। तो A की वैल्यू आ जाएगी 4 यूनिट। सिमिलरली हमको B प्लस सी का पता है तो B प्लस सी रखेंगे तो यहाँ पे A निकल जाएगा, B प्लस सी रखेंगे तो आ जाएगा 2 यूनिट आ जाएगा। ठीक, उसी तरह C प्लस ए रखेंगे तो B आ जाएगा, C प्लस ए रखेंगे यहाँ पर तो C प्लस ए रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 3 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं कि ये लोग, आप ये मान लेते हैं कि A की वैल्यू 4 होगी, A की वैल्यू 2 होगी, C की वैल्यू 4 होगी, B की वैल्यू 3 होगी। ऐसा नहीं है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, यूनिट में आया हुआ है। जो भी यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा ये एग्जैक्ट वैल्यू ABC की नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो कितना होगा तो आप बोलोगे सर A कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, तो आपने 2 यूनिट यहाँ पर रख दिया। ठीक है, B कितना यूनिट है, 3 यूनिट है तो 3 यूनिट रख दिया, और C कितना है, 4 यूनिट है तो 4 यूनिट रख दिया, और यूनिट सारे आपस में कैंसिल हो गए। तो ABC की रेशियो कितना आ गया, 2:3:4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसा दे के आपसे पूछता है तो आप ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पूछेगा। ये तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अगर बच्चों मैं अगर सेकेंड वाला का बोलूँ तो सेकेंड 1/A 1/B 1/C। इसका अगर मैं पूछूँ आपको रेशियो निकालना तो क्या करोगे, एक कितना यूनिट है तो 1/2, B कितना है 1/3, C कितना है 1/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये फ्रैक्शन में है, तो जब भी कोई रेशियो फ्रैक्शन में रहता है तो उसको इंटीजर में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे के सारे इंटीजर बन जाए। वो नंबर क्या होता है, तो नीचे डिनोमिनेटर के जितने नंबर है सबका एलसीएम के बराबर होता है। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रेशियो। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 12। तो जब मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ABC का सेकेंड का आंसर ये हो जाएगा 4, 6, 3 इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी पूछेगा तो आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में आप एक ही चीज़ निकाल सकते हैं, याद रखना, ABC का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता, मान लो तीसरा पूछ देता कि ABC की वैल्यू निकालो, तो आप बोलते कि कैन नॉट डिटरमाइन, आप ABC की वैल्यू नहीं बता सकते। अगर ऐसा पूछ दिया, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि यही ABC की वैल्यू हो जाए, जो कि गलत हो जाएगा। याद रखना, ABC को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगर ABC इसी क्वेश्चन में निकालना है तो उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है तो ABC की भी वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल आपको ABC का रेशियो निकाल सकते हैं, ABC के रेसिप्रोकल का रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन ABC का इंडिपेंडेंटली नहीं निकाल सकते। जो लोग जो उन लोगों को गलती होता है वो यहाँ पर गलती होता है, ध्यान रखेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो जो भी पॉइंट आप गलती कर सकते हो मैं सारा बताते जा रहा हूँ कि यहाँ पर गलती होता है। ठीक है, अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लूँगा जिसमें ABC की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सेम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। मतलब एक एडिशनल अगर मैं इसी क्वेश्चन में डेटा दे दूं तो वहां पे ABC की भी वैल्यू आपको फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में देता हूं, तो देखो उसी क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिया
उसी क्वेश्चन में देखो, अब पहले क्या था कि a प्लस बी, p प्लस सी, c प्लस ए 5, 7, 6 रेशियो दिया हुआ था, तो वहाँ से हम लोग ABC का रेशियो निकाल ले रहे थे। लेकिन इसमें पूछा है ABC की वैल्यू पूछा है, तो ABC की वैल्यू को पता करने के लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगा, और ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ ऐसे दिया हुआ है, इसको यूज करोगे तो ABC की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, तो देखो हम लोग सबसे पहले इसमें ABC का रेशियो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ABC का हम रेशियो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और ABC का रेशियो जो हमारा आया था 2, 3, 4 आया हुआ था, 2, 3, 4। ABC का रेशियो हमको पता है, और साथ में ये दिया हुआ है कि 2A माइनस 3B प्लस 4C इक्वल टू 66। तो इन दोनों की यूज करके हम लोग ABC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गया बच्चों कि A की जो वैल्यू होगी 2x मान सकते हैं, B की वैल्यू को क्या मान सकते हैं 3x मान सकते हैं, और C की वैल्यू को 4x मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे x कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, x आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो A की वैल्यू 2x रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, B की वैल्यू 3x रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9x, और C की वैल्यू 4x रखेंगे तो हो जाएगा 16x इक्वल टू 66। तो यहाँ से आ जाएगा 11x इक्वल टू 66, x इक्वल टू आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। जब यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ गई तो x के बेसिस पे ABC निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ से ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 6 इक्वल टू 12, A की वैल्यू आ जाएगी 12। B की अगर वैल्यू निकालना है तो 3 × 6 इक्वल टू हो जाएगा 18, और C की वैल्यू निकालना है तो 4 × 6 इक्वल टू हो जाएगा 24। ये आपका ABC की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन में अगर ABC के रेशियो पूछा है तो ज़रूरत नहीं है अलग इन्फॉर्मेशन की, लेकिन अगर ABC की वैल्यू पूछा है तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आने के ज़्यादा चांस है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सेक्टर में थोड़ा सा लेवल इसका हाई है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में इजी क्वेश्चन आते हैं तो ये ना आए, लेकिन कुछ अगर स्टैंडर्ड पब्लिक सेक्टर है जिसमें क्वेश्चन अच्छे फ्रेम किए जाते हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है। अब देखो जरूरी नहीं कि ABC की वैल्यू पूछेगा, आपसे पूछेगा कि A² प्लस B² की वैल्यू बताओ, ये देके पूछेगा A² B² की वैल्यू बताओ, तो A B फाइंड कर लिए रहोगे तो AB² की वैल्यू निकालोगे, A² B² कितना हो जाएगा 12² × 18²। आपको समझ में आ गया ये चीज़ कि ये अगर केवल दिया रहेगा तो ABC का रेशियो पूछेगा, अगर साथ में ये दे दिया है तो आपसे ABC भी पूछा जा सकता है, और ABC पे बेस्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिखा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, याद रखना होमवर्क है ये आप लोगों को लिए। सिमिलर क्वेश्चन है, A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस ए का रेशियो दे दिया हूँ मैं, और A प्लस B प्लस C का वैल्यू दे दिया हूँ, और आपको पता करना ABC का रेशियो क्या होगा, ABC के रेसिप्रोकल का रेशियो क्या होगा, और A² प्लस B² प्लस C² की वैल्यू कितनी होगी। तो ये पता करने के लिए आपको इनडायरेक्टली ABC की वैल्यू को पता करना है, ABC की वैल्यू को पता करना है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप लोग को इसका आंसर निकालना है और कमेंट करके बताना है, और कमेंट करते वक्त लिखेंगे होमवर्क क्वेश्चन, और होमवर्क क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, आप फर्स्ट के आंसर के लिए फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड के आंसर के लिए सेकंड लिखेंगे, थर्ड के आंसर के लिए थर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसा आंसर देंगे। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। तो अभी तक हमने 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया और सारे के सारे प्रोसेस को समझा कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये टाइप थे जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है। तो एक ये क्वेश्चन है, ये मैं मिस कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारा देखा हूँ एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या होता है कि A B प्लस C का रेशियो दिया हुआ है, B A प्लस C का रेशियो दिया हुआ है, और पूछा है कि ABC का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम लोग ABC का रेशियो ही निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें ABC की वैल्यू इंडिपेंडेंटली नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो ABC की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो बच्चों यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट वाले रेशियो को हम लोग लिखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट रेशियो को लिखते हैं, तो A/B + C इक्वल टू दिया हुआ है 4/5। सिमिलरली सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है, B/A + C इक्वल टू दिया हुआ है 5/13। ठीक है, अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में हमको ABC का रेशियो निकालना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रेशियो को ध्यान से देखो, यहाँ पे समझो कॉन्सेप्ट इसके पीछे। डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन बता दूँ तो आप कर भी लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो एक का यहाँ पे A4 यूनिट दिया है, A4 यूनिट कब है, जब B + C दोनों मिलकर 5 यूनिट है। याद रखना इस बात को। यहाँ पे B 5 यूनिट है और यहाँ पे A + C मिलकर 13 यूनिट होगा, तभी B 5 यूनिट है। ठीक है, अगर A + C 13 यूनिट से ज़्यादा होगा तो B भी ज़्यादा हो जाएगा, तो चेंज हो रहा है। अब यहाँ से A और B में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया है,
दिया है क्या? मैं बोलूँ कि A 4 यूनिट है, B 5 यूनिट है, तो ये बोलना इनवैलिड है, ये आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये A 4 यूनिट B प्लस C के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है और ये B जो दिया है A प्लस C के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तब यहाँ पे कैसे इनके बीच में रिलेशन स्टेबलाइज किया जाए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कैसे इनके बीच में रिलेशन स्टेबलाइज किया जाए। तो देखो ध्यान से, अगर मान लो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? A प्लस B प्लस C आएगा। अब ध्यान से देखना, A प्लस बी प्लस सी, अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो A प्लस बी प्लस सी मिला देंगे और ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं? 9 यूनिट बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं? 9 यूनिट। सिमिलरली अगर सेकेंड रेशियो को देखा जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा? A प्लस बी प्लस सी यहाँ पे भी आ जाएगा और ये कितने यूनिट के बराबर होगा? तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो 18 यूनिट के बराबर होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ABC का यूनिट 9 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे ABC का यूनिट 18 यूनिट आ रहा है, तो ये दोनों अलग अलग हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? इसका मतलब हमको A और B में रिलेशन निकालना है, तो ये दोनों जगह ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। जब ये दोनों जगह कांस्टेंट होगा तब हम वहाँ से A और B की यूनिट की रिलेशन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कई बार होगा कि इन दोनों में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे केवल इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो A बाई बी प्लस सी, अब इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 बाई कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और इसको एज इट इज रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब ये हो गया 5/13। तो यहाँ से A प्लस बी प्लस सी का यूनिट 18 यूनिट आ गया, यहाँ से भी A प्लस बी प्लस सी का यूनिट कितना आ गया? 18 यूनिट आ गया। इसका मतलब यहाँ पे अब इन दोनों के बीच में हम लोग कुछ रिलेशन बना सकते हैं। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी का जो यूनिट है 18 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी का यूनिट कितना 18 यूनिट आ रहा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि A 8 यूनिट है सर, B कितना है? तो 5 यूनिट है सर। अगर मैं बोलूँ C निकालो तो B प्लस सी 10 यूनिट है और हमको B पता है 5 यूनिट है, तो C कितना आ जाएगा? 5 यूनिट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे से भी निकाल सकते थे C कितने यूनिट है? A प्लस C दोनों मिलकर 13 यूनिट है और A कितना है? 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट 13 में से घटाएंगे तो कितना होगा? 5 यूनिट होगा। तो ABC का पता चल गया यूनिट, तो यहाँ से हम लोग ABC का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर ABC का रेशियो निकालेंगे बच्चों तो A का 8 है, B का 5 है, C का कितना है? 5 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये गेट में भी आ सकता है, पब्लिक सेक्टर में भी आ सकता है और इसका यूज जो होगा अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में इस टाइप के रेशियो को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सैलरी पे बेस्ड होते हैं, एक पर्सन है उसका सैलरी है, सैलरी का रेशियो ये दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर और सैलरी का दोनों का सम का रेशियो ये दिया हुआ है, तो वहाँ पे ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन आना होगा तो इसी फॉर्म में पूछेगा। बस आपको काम क्या करना है, यहाँ पर याद रखना था कि ABC को यूनिट दोनों का क्या करना था? सेम बनाना था आपको। क्लियर है? तो अब मैं 100% श्योर हूँ कि 5-6 टाइप के क्वेश्चन जो रेशियो पे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो डायरेक्ट रेशियो पे क्वेश्चन आते हैं, मैं सारे के सारे आपको बता दिया। अगर इतना कर लेते हैं तो रेशियो पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इसी में से कोई ना कोई बेस्ड होगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। अगर बहुत अच्छा लगता है तो आप कमेंट करना ना भूलें। अगर आप अब तक सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं तो इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे डेली एक क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ, तो आप डेली एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका गेट के आते आते सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। अगर आप फेसबुक डीएक्टिवेट करके रखें या फिर फेसबुक पे अकाउंट नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट होता है, इसका सलूशन भी मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। और किसी भी लेक्चर का PDF चाहिए, लेक्चर का मतलब जैसे कोई भी टॉपिक कंप्लीट करता हूँ तो एक PDF देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो PDF जो होगी इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, ये इंपॉर्टेंट है।